नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट की जंग में सुपर पावर अमेरिका को ईरान ने ऐसा सबक सिखाया कि वॉशिंगटन और पेंटागन की युद्ध नीति धराशायी हो गई। सालों से खाड़ी में अपनी बादशाहत का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका को ईरान ने जड़ से उखाड़ फेंका। जो अमेरिका खुद को अजय समझता था, आज उसकी सेना खाड़ी से अपना बोरिया बस्तर समेटने पर मजबूर हो गई। ईरान के घातक हमलों में खाड़ी के अमेरिकी सैन्य ठिकाने मलबे में तब्दील हो रहे हैं और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अमेरिकी अधिकारी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, नए नियम कायदे लेकर आ रहे हैं कि जो सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं वो वहां तैनात नहीं होंगे जहां ईरान हमले कर रहा है। यानी अमेरिका अपने सैनिकों को कैसे बचाए, यह भी इस वक्त अमेरिका को समझ नहीं आ रहा। पेंटागन के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय सोचने को मजबूर हो गया है कि जिन सैन्य ठिकानों पर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है उन्हें वापस ठीक करके वहां सैनिक भेजे जाएं या फिर हमेशा के लिए इस तबाही के मंजर से तौबा कर ली जाए। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है? खुलासा यह हुआ है कि ईरानी हमले में यूएस सैन्य ठिकानों को भयंकर नुकसान की रिपोर्ट है। पेंटागन मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी पर विचार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को लेकर असमंजस की स्थिति में है पेंटागन। यूएस बेस वापस ठीक करके सेना तैनात करने को लेकर भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। भविष्य में सावधानी बरती जाए और प्लानिंग इस हिसाब से की जाए कि ईरान हमला ना कर पाए। यानी ईरान के जंग में अमेरिका की बड़ी सैन्य कमजोरी उजागर हो गई है। कोई रणनीति नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। ईरान के एक हमले ने अमेरिका की पोल पट्टी खोलकर रख दी। इस जंग की सबसे बड़ी हकीकत खुद अमेरिका के अंदर से आई है। खाड़ी के दलदल में फंसे अमेरिकी सैनिक भी इस बेमतलब की जंग से तंग आ चुके हैं। सोर्सेज बताते हैं कि सैनिक साफ साफ कह रहे हैं ईरान से उन्हें कोई सीधा खतरा नहीं है, बावजूद इसके राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। खाड़ी में फंसे अमेरिकी सैनिक जो बयान दे रहे हैं उनमें से कुछ सोशल मीडिया पर हैं, आपको सुनवाते हैं। We're off to fight a war that nobody asked for in a country that's not a threat to the U.S. We're off to fight a war that nobody asked for in a country that's not a threat to the U.S. अमेरिकी सैनिक खुद कह रहे हैं कि भाई ईरान हमारे लिए कोई खतरा थोड़ी है। जनरल डैन केन भी यही कह चुके हैं कि ईरान कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। इसके अलावा एनसीटीसी के पूर्व चीफ जिन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने भी इस वजह से रिजाइन किया था कि ईरान से कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था, यह जंग जबरन थोपी गई है। तो हैरानी की बात देखिए कि जो अमेरिका कल तक ईरान को कमजोर समझ रहा था, आज वही सुपर पावर अमेरिका ईरान के आगे अपने हार को बिल्कुल करीब से देख रहा है। पेंटागन के पास कोई रास्ता नहीं। अपने सैन्य बेस कैसे बचाएंगे, सैनिकों को कैसे बचाएंगे, युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं पता है। जो ईरान को मिटाने चले थे वो ईरान के वार से ही खुद को बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं और इस पर भी विचार किया जा रहा है कि उन सैन्य बेसिस को रिपेयर करें कि नहीं करें। फायदा क्या होगा? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि ईरान से युद्ध नीति सीखकर अमेरिका भी अब कुछ चेंजेस ला रहा है। स्थायी सैन्य ठिकानों से अधिक लचीली सैन्य तैनाती की ओर बदलाव है। कुछ बड़े बेसों का पुनर्निर्माण अमेरिका पहले की तरह नहीं करेगा। सैनिकों और हथियारों कम दिखाई देने वाले स्थानों पर तैनात करेगा। ईरान के मिसाइल सिटी की तरह अमेरिका भी बंकर में अपने मिसाइल स्टोरेज बनाएगा। किसी एक ठिकाने पर नुकसान का जोखिम कम होगा, इसलिए मल्टीपल लोकेशंस पर ये मिसाइल्स रखे जाएंगे। समुद्री शक्ति, लंबी दूरी के विमान, ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली पर भी जोर दिया जाएगा। इस महायुद्ध ने दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदलने की ताकत दिखाई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो सकता है। दशकों तक तेल के कुओं पर राज करने वाला और खाड़ी देशों को सुरक्षा के नाम पर बेवकूफ बनाने वाला अमेरिका इस इलाके में बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया है।
ईरान ने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो सुपर पावर की हेकड़ी भी मिट्टी में मिलाई जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी और अपने बेसिस को कम करने की तैयारी कर रहा है? लचीला से मतलब क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। भरत बराई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव। और इमरान खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। पहला सवाल मेरा माथुर सर आपसे है, ये सैनिकों की तैनाती को और लचीला करेंगे और ईरान की स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे, इसका मतलब क्या है? और यह भी कि जो बेस नुकसान के दायरे में है उनको रिपेयर करें क्या नहीं करें, किस हिसाब से करें, क्या जमीन के अंदर बेस बना दें, ये सारी चीजें अब सोच रहा है अमेरिका। जय हिंद विवेक। देखिए, जय हिंद सर। पहले तो आपके प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना चाहता हूं। क्या अमेरिका गल्फ या पश्चिम एशिया छोड़ रहा है? उसका उत्तर है नहीं। अमेरिका पश्चिम एशिया को छोड़ नहीं सकता। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी अगर अमेरिका का प्रभुत्व पश्चिम एशिया से खत्म हो जाए। छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए, अब्राहम लिंकन में परेशानी है तो अब्राहम लिंकन को रिप्लेस करने के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन पहले चल पड़ा है और वो यहाँ आ रहा है। वो पश्चिमी पैसिफिक में अपनी प्रेजेंस को कम करके उसको यहाँ लेकर के आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अमेरिकन फोर्सेस आर देयर टू स्टे। विवेक, वो छोड़ के जाने वाले नहीं है। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि जो फिक्स्ड बेसिस होते हैं, ये बात और किसी कॉन्टेक्स्ट में कई दफा मैं कह चुका हूं, जो फिक्स्ड बेसिस होते हैं वो आज के जिस प्रकार का वॉरफेयर है उस वॉरफेयर के लिए फिक्स्ड हैवी बेसिस जो होते हैं वो वल्नरेबल ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ा लेसन जो है वो यही है, क्योंकि जितने भी फिक्स्ड बेसिस थे अमेरिका के, जिनको कि अमेरिका सोचता था कि कभी भी कोई भी उनके ऊपर हमले नहीं करेगा, उन तमाम बेसिस पर जबरदस्त नुकसान हुआ है, जो कि आपने कहा और मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूं। लेकिन लेकिन अब उनका क्या उद्देश्य है कि वो, जैसे ईरान ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि अपने सारी चीजों को एक जगह कंसंट्रेट करने की बजाय उन्होंने 3 डीज किए थे, डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट एंड डिस्पर्स। वही की वही चीज मुझे लगता है अमेरिका को करने की आवश्यकता है। आज आप एक बहुत बड़ा अब्राहम लिंकन ले जाकर के कहीं खड़े कर दोगे तो वो सिर्फ लाइबिलिटी है। वहां से जहाज उड़ रहे लाइबिलिटी, क्योंकि उसको आसानी से, इतना बड़ा टारगेट है, उसको गिराया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका अब क्या करने वाला है कि हो सकता है जो उनका ट्रेडिशनल फुटप्रिंट है, 20 बेसिस, 50-60 हजार सैनिक, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आए। उसको रीडिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको असेस करके और उस वल्नरेबिलिटीज को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ईरान से ये बात सीख करके कि आपको अंडरग्राउंड जाने की आवश्यकता है, वो भी मैं बताता हूं कि ये बात ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ईरान ने सिखाई है। ये सारी सेनाओं को पता होता है किस प्रकार से आपको अपना सेफ गार्ड करेंगे। लेकिन अमेरिका की प्रॉब्लम थी, उनको इस बात का घमंड था कि उनको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और वो अगर गार्ड डाउन करके भी बाउट लड़ते रहेंगे तब भी वो जीतेंगे। तो वो जो उनका 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 जो सोच विचार था उसको बहुत गहरा धक्का लगाए और अब वो अपने जितने भी बेसिस वहां पर रखेंगे उनको स्ट्रेटेजिक तौर पर तैयार करके रखेंगे और वो वहां पर मोबाइल प्रेजेंस ज्यादा बढ़ाएंगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह आप उसको शिफ्टिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो क्योंकि एक जगह आप आके फिक्स हो गए, दिखाई दे रहे हैं, टारगेट है, सिटिंग डक, खत्म, कोई भी आकर के उसको खत्म कर सकता है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम ये कंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ईरान की कंक्लूसिव मिलिट्री विक्ट्री है, तो मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी और अत्यधिक सरलीकरण होगा। मिलिट्री विक्ट्री दोनों सेनाओं के बीच में कितना नुकसान हुआ है उसको देख करके असेस की जाती है। आज परिस्थितियां देखिए किस प्रकार की हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हॉर्मुज पर ईरान का पूरा नियंत्रण है, ईरान ने हॉर्मुज पे कब्जा। कि अगर ईरान का पूरा नियंत्रण है तो क्यों नहीं 120 शिप वहां से जा रहे हैं ईरान को पैसा देते हुए? क्यों 120 से 140 शिप जो 28 फरवरी से पहले जाते थे अब वो 6 से 8 रह गए हैं? अगर ईरान का कंट्रोल है तो ईरान कंट्रोल करे।
और उनका खुद का अगर वो 6 से 8 शिप जा रहे हैं, सारे के सारे भी ईरान के हैं, तब भी उनका 70% जो है व्यापार जो है से बाधित हो रहा है खुद का। अगर उनका कंट्रोल है पूरा, तो खुद का व्यापार तो पूरा करें वहां से। तो ये जो चीजें हैं, कंक्लूड करना बहुत जल्दबाजी होगी। अमेरिका यहां से नहीं जा रहा, ये बिल्कुल आई एम वेरी क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग, विवेक। और वो अपनी चीजों को रीडिप्लॉय करेगा। जो ऑप्शंस उसके पास दो ही हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि दोबारा उन सारे के सारे जो उसके बेसिस हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करे, हाँ। अरबों डॉलर उसमें लगेंगे, तो वो नहीं करेगा। और एक लास्ट लाइन, क्योंकि आपने उस सोल्जर का वो दिखाया था क्लिपिंग में, उसके बारे में एक लाइन और कहना चाहता हूं। देखिए, जो इंटरेस्ट होते हैं, वो इंटरेस्ट सिर्फ मिलिट्री और ज्योग्राफिक इंटरेस्ट नहीं होते हैं। अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं मिडिल ईस्ट में कि उस सोल्जर को शायद इसके बारे में पता नहीं है। उसका लेवल थिंकिंग का कुछ और है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहा है। सही है गलत, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, उसको कर रहा है। और दुनिया का एक सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र जो है, वहां से अपना प्रभुत्व कम नहीं होने देना चाह रहा है, इसलिए अमेरिका लड़ रहा है। अमेरिका वहां जाकर के किसी और के लिए नहीं लड़ रहा है। अमेरिका तो वियतनाम में भी लड़ा था, वो तो ये तो फिर भी नजदीक है वियतनाम, और भी ज्यादा। लेकिन अमेरिका के पास किस चीज की कमी? अमेरिका कहता है मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल, अमेरिका कहता है मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा, अमेरिका कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा टेक मेरे पास, अमेरिका कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा संसाधन मेरे पास। तो फिर मिडिल ईस्ट पे खाक छान रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट पे क्या लेने आए, क्या उखाड़ने आए आप? जाइए मिडिल ईस्ट, आपको मिडिल ईस्ट से तेल ही चाहिए। आपके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मौजूद है, क्यों चाहिए आपको मिडिल ईस्ट का तेल? फिर मेरी सिंपल सी बात है ना भाई, आप अगर वॉर कर रहे हैं, मैं एक जैसा रिएक्शन ले लेता हूं सब मेहमान को, फिर मैं वापस आता हूं। इमरान खोखर साहब, क्या स्थिति देखते हैं आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अमेरिका की? देखिए विवेक भाई, आपने जो सवाल अभी मेजर साहब से पूछा था, उस सवाल में ही सारे जवाब है कि जब आप सब कुछ है, आप सुपर पावर है, आप बिग बॉस है, तो आप क्या करने आए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर? और आप कुछ करने आए हैं तो फिर कीजिए। ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर को स्ट्रगल करते 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 एक छोटे से देश जिसके साथ आपने 46 साल तक अन्याय किया, उसके ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शन लगाए, मिलिट्री सैंक्शन लगाए और क्रूड ऑयल पे सैंक्शन लगाए, उसको सब कुछ पूरी तरीके से उसके हाथ पैरों की तरीके से बांध कर आपने जंजीरों से जकड़ दिया। स्टिल वो आपके सामने खड़ा है और लड़ रहा है, और फिर उसके बावजूद भी आपके बेसिस की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीजन है? आप तो दुनिया को सुरक्षा देने निकले थे। आपने मिडिल ईस्ट के देशों से पेट्रोकेमिकल का वादा क्यों किया था कि हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे नाम से आप डॉलर के अंदर पेट्रोल बेचिए, क्रूड ऑयल बेचिए। कुल मिलाकर एक बहुत लंबे समय से हम इस बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, और लंबे समय से मैं पहले भी ये कह चुका था कि ये गुब्बारा था सुपर पावर होने का, ये गुब्बारा था दुनिया का मिलिट्री बॉस होने का, ये गुब्बारा था टेक्नोलॉजी के मामले में हाई पावर होने का। वो गुब्बारा बस्ट हो चुका है। अब आप कितनी भी तारीफ कर लें अमेरिका की, भाई हम भी मानते हैं कि ईरान नहीं जीता होगा, तो ईरान लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था। ईरान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। ईरान कहीं पर अटैक करने नहीं गया, तो ईरान की हार जीत आप मानेंगे। ये जीत इस पॉइंट पर मानी जानी चाहिए कि इतना बड़ा सुपर पावर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आ पाया। जीत ईरान की इस बात पर मानी जानी चाहिए कि इतना बड़ी मिलिट्री से नेवी पावर होने के बावजूद हॉर्मुज एंटर नहीं किया। बात इस ईरान की जीत इस बात पर मानी जानी चाहिए कि चाहे उसको रशिया चाइना से इंटेल मिले, लेकिन उसने चुन चुनकर अमेरिकी बेसेस को टारगेट किया। अदरवाइज वो सारे अमेरिकी बेसेस जो मिडिल ईस्ट में, वो ईरान को फिर टारगेट करते। ईरान आगे रहकर किसी से लड़ने नहीं गया था। आप आए थे, अब आपका जो सुपर पावर, आपके इंटरसेप्टर खत्म होते जा रहे हैं। दुनिया को भी तो जवाब देना है सर। लोग अब इस मामले में ऊब चुके हैं। भाई 6 महीने तक आप एक ही मामले में बात करेंगे। दुनिया ऊब चुकी है इनकी नूरा कुश्ती की वजह से, इजराइल की, अमेरिका की, और ये जो दुनिया के अंदर ग्लोबल क्राइसिस के लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप की। तानाशाह जो होता है, वो तानाशाह दुनिया का सबसे डरपोक इंसान होता है। उसको लगता है कि मैंने इतने लोगों पे जुल्म ज्यादती की, क्या पता कोई मुझे आकर मार देगा, क्या पता कोई मुझे बर्बाद कर देगा, क्या पता कोई मेरी सत्ता की कुर्सी छीन लेगा, क्या पता मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि आपने अपनी तानाशाही से ये सब जुल्म और ज्यादतियां की थी। अब अगर आपको इस तानाशाही से बाहर निकलना है, आप अपना बोलिया बिस्तर बांधिए और चले जाइए वापस अपने घर। दैट्स इट। शांति खुद ब खुद मिडिल ईस्ट में आ जाएगी।
अमेरिका के वापस लौटने से ही मिडिल ईस्ट में शांति आएगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बरई सर, आपको क्या लगता है? ये बात सब प्रोपेगेंडा है। हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, मुझे मालूम नहीं है कि दूसरी कोई जगह से उसका समर्थन हुआ है। शायद हो सकता है कि ये जो सैनिक होते हैं उनका डिप्लॉयमेंट होता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो वो जो बिस्तर बना रहे हैं वो तो अपना डिप्लॉयमेंट वापस जाते हैं अपने बेस पर और उसका रिप्लेसमेंट आएंगे। देखो, अमेरिका के बेस वहाँ क्यों है? वो अमेरिका के बेस वहाँ यूँ है कि वहाँ के जो छोटे छोटे देश हैं, कुवैत है, कतार है, यूनाइटेड अरब अमीरेट है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, उन लोगों ने संधि की है अमेरिका के साथ। वो पहले उनकी संधि ब्रिटेन के साथ होती थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले, फिर उन्होंने देखा कि अमेरिका अब सुपर पावर है मिलिट्री, उसके साथ की है। नहीं तो दूसरे बड़े देश है उस जगह, उसके पर आक्रमण करके उनको खा जाते। तो अमेरिका वहां नहीं गया है अपने आप, अमेरिका को वहां के देशों ने बुलाया है। दूसरी बात, जब लड़ाई होती है तो हमेशा दोनों पार्टी को नुकसान होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक पार्टी को 100% डैमेज हो और दूसरी पार्टी को कुछ भी नहीं हो। जी, मतलब वॉशिंगटन पोस्ट भी एजेंडा कर रहा है क्या इमरान को खर्ची? मतलब प्रोपेगेंडा कर रहा है? भाई साहब को रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात को थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा। उनका एक कहना है कि साहब ये सब एक प्रोपेगेंडा है। तो आप सोचिए कि जब पेट्रो डॉलर का मामला नहीं था तो क्या मिडिल ईस्ट इसी तरह जल रहा था? जब अमेरिका यहाँ पर मौजूद नहीं था उसके पहले भी गल्फ के अंदर लोग रहा करते थे और अच्छे से रहा करते थे। उस वक्त पेट्रो डॉलर का जो एक पूरा का पूरा इन्होंने माया जाल फैला रखा है वो नहीं था वहां पर। ये पूरी प्रोपेगेंडा तो अमेरिका से ही फैलाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि हम वहां शांति स्थापित करने आए हैं, जबकि ये है कि जब से आप वहां गए हैं तब से वहां अशांति है। शांति तो तब थी जब आपकी वहां पर प्रेजेंस नहीं थी, शांति तो तब थी जब वहां पर ओटोमन एम्पायर था, शांति तो तब थी जब वहां पर इजराइल नाम का कोई देश गल्फ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था, शांति तो तब थी कि जब वहां पर फिलिस्तीन था, शांति तो तब थी कि जब ये सभी लोग एक साथ प्रेम मोहब्बत से सारे अरब रह रहे थे। आप गए और आपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। छोटे मुल्कों को आपने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, तो क्या आप पिछले 6 महीने में इन छोटे देशों को सिक्योरिटी दे पाए? क्या आप कुवैत को सिक्योरिटी दे पाए? क्या आप बहरीन को सिक्योरिटी दे पाए? क्या आप यूएई को सिक्योरिटी दे पाए? जब आप खुद इनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए, आप अपने दुनिया के सबसे बड़े जहाजी बेड़े जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर बड़े बड़े जहाजों को लेकर आ गए और उनको वापस ले जाना पड़ रहा है। आपकी सारी जितनी प्रोपेगेंडा आपने फैलाया था वो ईरान ने बस कर दिया है और आप कह रहे हम सिक्योरिटी देने आए थे। आपको किसने पीले चावल दिए साहब सिक्योरिटी देने के? आपको सिक्योरिटी देनी है तो आप क्यूबा को सिक्योरिटी दीजिए, आपको सिक्योरिटी देनी है तो ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी दीजिए, मैक्सिको को दीजिए, कुल मिलाकर बिल्कुल सर ब्राजील को दीजिए। कुल मिलाकर पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर अपना पूरा प्रभुत्व दिखाना है। नहीं, वो सिक्योरिटी का ठेकेदार सिर्फ अमेरिका क्यों है पूरी दुनिया में? कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ जुड़े। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिकी चैप्टर क्लोज होने का वक्त आ गया है? डिबेट का पॉइंट फिलहाल ये चल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक रिपोर्ट डाली और कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती अब थोड़े लचीले तरीके से करेगा यूएस आफ्टर दिस वॉर। जो मेरे सूत्र मुझे खबर दे रहे हैं विवेक जी, वो ये है कि अमेरिका जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड, जहां तो उसके सैनिक अड्डे बने हुए थे वहां पर उनको तो थिन आउट करेगा, लेकिन उसको ऑगमेंट करेगा वो उसके प्लेटफॉर्म्स पे, अदर प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? जैसे यूएसएस एब्राहम लिंकन हुआ, या ऐसे बेड़े या हवाई दस्तों के थ्रू। तो अमेरिका जो है वो सिटिंग डक नहीं बनने देगा अपने सोल्जर्स को और एक ऑफेंसिव मोड में लेकर आएगा। जहां तक अमेरिका के हारने की बात है, मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका हार गया है। अमेरिका जो चाल चल रहा है बहुत सोचे समझे तरीके से चल रहा है। अच्छा, देखिए, यूएसए के लिए ईरान जैसे देश को खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, जो उसके पास में मिलिट्री माइट है। लेकिन
मैं इतना भी कहना आपको सही समझूंगा कि इस समय यूएसए जो है वो पूरी तरीके से ईरान को खत्म नहीं करना चाहता। इजराइल जो है वो चाहता है कि ईरान मटिया मेट हो जाए और वो उसका पूरा खत्म हो जाए, पर यूएसए की ये मंशा कतई नहीं है। यूएसए तब तक ईरान को जिंदा रखना चाहेगा जब तक कि ईरान जो है वो एक कांटा बनकर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के लिए खतरा बना रहे। खतरा बना रहेगा तो यूएसए के हथियार भी बिकेंगे और उसकी एक आर्मी की हेजेमनी जो है उस एरिया में वो चलती हमको दिखाई देगी। तो ऐसा कतई नहीं है कि यूएसए जो है हार मान गया या यूएसए कमजोर पड़ गया, नहीं। यूएसए अपनी बड़ी सोची समझी रणनीति के हिसाब से काम कर रहा है, ये मान के चलिएगा। उसको पूरे एरिया को कॉन्फ्लिक्ट में रखना है, ये उसका उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति में वो 100% सक्सेसफुल होकर दिखाएगा। ये कहने वाली बात है कि मैं ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों को दिख रहा है उसके बहुत पीछे दुनिया जो है वो चल रही है, ये मेरा मानना है। मतलब ये सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। माथुर सर, बिल्कुल मैं कर्ण चौबे के साथ काफी हद तक सहमत हूं कि ये बार बार मैं भी कहता रहा हूं, हमेशा आपके प्लेटफॉर्म से हमेशा कहता रहा हूं कि मिलिटरीली अमेरिका को डिफीट करना नहीं तो फिर बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट मुझे में नहीं रखने का मतलब क्या है? हाँ, इस रीजन को कॉन्फ्लिक्ट में रखने का मतलब क्या है? हाँ, लेट मी फिनिश। देखो ये बात मैंने कितनी दफा कही है कि ईरान विंस एज लॉन्ग एज दे डोंट लूज, अमेरिका लूजेस एज लॉन्ग एज दे डोंट विन। तो जो डिसाइसिवली अमेरिका जीत नहीं रहा, इसका मतलब अमेरिका हार रहा है। ये बात बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मिलिटरीली देखिए कई प्रकार कई किस्म से जो आपकी डिफीट और विक्ट्रीज को आकलन किया जाता है। और ये आप नुकसान दोनों तरफ देखिए कितना किसका हुआ है, कितना ईरान की एयरफोर्स, नेवी, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, नेवल कैपेबिलिटी, जो स्मॉल बोट्स है, कितना नुकसान उनका हुआ है, कितना अमेरिका को नुकसान हुआ है, कितना इजराइल को नुकसान हुआ है। इजराइल ने 15,000 सॉर्टीज लगाई हैं ईरान के अंदर 40 दिन की लड़ाई में। 15,000 हवाई हमले किए हैं, एक भी उनका जहाज आप नहीं गिरा पाए। तो ये जब कंपेयर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखने की आवश्यकता है। और एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको बता सकता हूं कि अमेरिका यहां से जा नहीं रहा है, अपनी फोर्सेस को रीलोकेट कर रहा है, उनको ज्यादा मोबिलाइज करने की, मोबाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो जमाना, ये जो वॉरफेयर का तरीका बदली हुआ है, एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल फोर्स, जो कि थोड़ा सा लोअर कॉस्ट ऑप्शन है, उससे आपकी इतनी महंगी मिसाइल्स को काउंटर किया जा रहा है। ये तमाम चीजें इस स्कर्मिश से या इस वॉर से या जो भी इसको कहना चाहते हैं उससे निकल करके सामने आई हैं। और उनसे लेसन्स लेने के बाद आप देखिएगा कि वो यहाँ पर रीडिप्लॉय करेंगे। दूसरी चीज मैं और आपको बता देता हूं कि जो खाड़ी के अन्य देश हैं उनको भी अभी चूज करना है। खाड़ी के अन्य देशों को, अगर यहाँ पर अमेरिका नहीं है तो क्या वो ईरान पर निर्भर होंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए? क्या वो तैयार हैं ईरान पर निर्भर होने के लिए? उनके लिए तो दोनों में से एक को, क्योंकि वो अचानक से अपने आप इतने सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते वे भी कि कल को कतर कहना शुरू कर दे कि मैं अकेला सारी दुनिया से लड़ सकता हूं या जितने भी हमारे थ्रेट्स हैं उनको काउंटर कर सकता हूं। उनको फिलहाल किसी ना किसी पर निर्भर होना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे आने वाले समय में छोटे छोटे और अलाइनमेंट, जैसा कि अभी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में हुआ, उस तरीके के कई छोटे अलाइनमेंट होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ये बात आप मेरी मान लीजिए कि ये जो गल्फ के देश हैं ये ईरान पर निर्भर होना नहीं चाहेंगे। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, वहां पर रहा हूं। वहां के लोग ये कहते हैं, वहां पर लोग, अरब देशों के लोग, कि हमें इजराइल से खतरा कम है, ईरान से ज्यादा है। जब इस प्रकार की आपकी वो है तो आप कैसे ईरान के ऊपर जाके पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे? तो जिस तरह से अगर मान लीजिए अमेरिका यहां चला जाता है तो ईरान अनडिस्प्यूटेड किंग हो जाएगा वहां पर। और दूसरी बात, जहां हम बार बार इस बात की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के आने से यहां पर डिस्टरबेंस हुआ और ये स्थिरता खराब हुई, अस्थिरता हुई, पहली बात तो मैं ये बता दूं क्लियरली कि इजराइल एक रियलिटी है, उसको आप विश अवे नहीं कर सकते, खत्म। अगर ये बार बार आप कहते रहेंगे कि इजराइल क्यों हुआ, वो क्यों आया, वो कहां चला गया, वो कहां चला गया, इतिहास में आप जाके देख लीजिए जमीन किसकी थी, किसका है, किसका हक है, कौन है, इस्लाम कब आया, क्रिश्चियनिटी कब आई और वो लोग कब से थे। तो इस बात को आप छोड़ें। फिलहाल आज की रियलिटी ये है कि इजराइल नाम का एक देश वहां पर है
और उस इजराइल नाम के एक देश को आपने कॉर्नर करने के लिए 14 आतंकवादी संगठन बना करके उसके चारों तरफ इकट्ठे कर दिए हैं आपने। तो ये जो अस्थिरता और जो प्रॉब्लम ईरान पश्चिम एशिया में नजर आ रही है विवेक, मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि उसके लिए ईरान भी उतना का उतना जिम्मेवार है। आप मुझे बताएं कि 14 आतंकवादी संगठन क्यों है, क्यों हूती है, क्यों आज हूती लाल सागर का जो है वो बंद करने के लिए तैयार है? नहीं, क्यों मैं तो क्या, मैं जवाब तो दे ही सकता हूं माथुर सर, लेकिन मैंने इसके लिए इमरान कोकर जी को बुलाया ना पैनल पर। इमरान कोकर जी देंगे आपको जवाब कि भाई ईरान के प्रॉक्सीज क्या आतंकवादी संगठन है? क्या ईरान एक आतंकवादी मुल्क है? और अगर अमेरिका इन्वेजन करता है कहीं पर भी, तो क्या अमेरिका को एक सुपर पावर मुल्क ही कहा जाएगा? क्या वो उसका इन्वेजन एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है? इमरान खोखर जी। विवेक भाई, एक बहुत ही अच्छा शेर है सर कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, हाँ, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। ईरान अगर अपने सेल्फ डिफेंस में एक मिसाइल चलाए तो वो आतंकवादी है। अमेरिका चाहे तो झूठ फैलाकर कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर पूरा इराक बर्बाद नहीं, कर क्या दे, कोई हमास, परेशानी नहीं, वो हिजबुल्लाह और आतंकवादी हूती नहीं है। आतंकवादी संगठन नहीं है? ये सवाल है सर का। ये पहले कहां थे जब अमेरिका वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था? उसके पहले क्या ये संगठन वहां थे? ये बताइए मेरे को। ये संगठन पूरे पैदा कहां से किए गए? इनके पीछे अमेरिका की वहां पर प्रेजेंस नहीं, इन सबका जन्म वहां पर हुआ है सर। मैं यही कह रहा था। और कर्नल हमारे चौबे साहब ने जो बात कही, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। एक दुकान खोल के बैठे हुए साहब ये हथियारों की, जब तक गांव में आपस में लड़ाइयां नहीं होगी, इस हथियार के दुकान की दुकानदारी नहीं चलेगी। हाँ। एक डॉक्टर है, वो गांव में बैठा हुआ है, वो चाहता है लोग बीमार हो। जब तक लोग बीमार नहीं होंगे मेरे पास दवाई लेने कौन आएगा? वो चाहता है कि इस तरीके से काम हो। अमेरिका मतलब चाहता आप है कह कि रहे हैं कि इसमें कन्फ्रंटेशन, वेपन लॉबी भी शामिल है यूएस का इस वॉर की पे? तब इस सबसे वॉर क्या, बड़ी जितने लॉबी भी वेपन वॉर हो लॉबी। रहे हैं? विवेक भाई, सबसे बड़ी लॉबी दुनिया की, अगर सबसे ज्यादा जो दुनिया की कई देशों की सरकारें तय करती है, वो है यहाँ पर हथियार की लॉबी, वेपन लॉबी, आर्म लॉबी। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह अगर कोई पूरी की पूरी गैंग और ग्रुप है तो वही तो हथियार लॉबी। और वही चाहती है कि जब तक हमारे हथियार लड़ाई नहीं होगी, शांति आ गई, सबने महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर दुनिया में शांति ले आए, तो हथियार की दुकान कहां जाएगी साहब? इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये जो पूरा बिजनेस है, ये हाँ। नेक्सस है, ये कहां जाएगा? ये नहीं चाहते शांति आए, ये चाहते लोग लड़ते रहे, मरते रहे, करते रहे, और हमारे हथियार बिकते रहे। और हमारे पपेट एज ए ट्रंप, हमारे पपेट एज ए नेतन्याहू हेड ऑफ द स्टेट बने रहे, और ये हमेशा किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहे। कर्नल चौबे सर। जी, जो इमरान साहब कह रहे हैं, मैं इस बात को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपको। जी। देखिए, जब इस युद्ध को 2 हफ्ते हुए थे, तो 3 कंपनी हैं यूएसए की, नॉर्थरॉप ग्रूमन, रेथियन और लॉकहीड मार्टिन। इन 3 कंपनीज ने मिलके 2 हफ्ते में जितना पैसा खर्च किया था यूएसए ने, उससे दुगना मुनाफा कमा लिया था। ये छोटी सी इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर जो है वो मैंने कैलकुलेट की थी। तो सीधी सच्ची बात है, ये वॉर जो हमको दिख रही है, ये कोई तेल के पीछे लड़ाई नहीं हो रही, ये किसी जमीन के पीछे लड़ाई नहीं हो रही, वेपन लॉबी। शाह ऑफ ईरान को वहां बिठाने की लड़ाई नहीं हो रही है। वहां इस समय अमेरिकन डीप स्टेट मुलव्विज है। ट्रम्प साहब जो हैं वो बेचारा फ्रंट एंड हैं, और उसके पीछे के पीछे पूरा डीप स्टेट लगा हुआ है जो ट्रम्प साहब को मोहरा बनाकर चाल चल रहा है। ये मान के चलिएगा। आप नोट करेंगे यूक्रेन में जिस प्रकार से मिस्टर जेलेंस्की हैं, मिस्टर जेलेंस्की जो है वो फ्रंट फेस हैं, और किस तरीके से नेटो को हथियार मुहैया कराता है यूएसए, और फिर वो नेटो के जरिए रूट होकर यूक्रेन में आते हैं। तो ये पूरे जो 2 युद्ध हैं, आप नोट कीजिएगा, इसमें हथियारों का इसमें बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल जी विवेक जी। लेकिन चौबे सर, इसमें आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो जैसे ही रिजिम में आएंगे यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे, और कोई भी ऐसी लड़ाई में अमेरिका नहीं जाएगा जिससे अमेरिकी लोगों का डायरेक्ट कोई वास्ता ना हो। ये दोनों प्रॉमिसेस थे डोनाल्ड ट्रंप के पूरे इलेक्शन कैंपेन में। तो क्या वो भी डीप स्टेट के हत्थे चढ़ गए? प्रॉमिस जो है ट्रम्प साहब करेंगे, लेकिन आपको यह भी ध्यान होगा कि ट्रम्प साहब की कैंपेन के दौरान एक गोली उनके कान के छू के निकली थी। बिल्कुल। और एक गोली उनके राइट हैंड मैन को यूनिवर्सिटी में मारी गई थी। बिल्कुल। तो ये 2 वार्निंग शॉट थे जो कि ट्रम्प साहब को मिले थे कि भाई होश की दवा पियो,
हमारा व्यापार चलने दो। ये मेरा मानना है साहब, सीधी सी बात है। ट्रम्प साहब बेचारे बुरे बने हुए हैं इस क्षेत्र में, हर एक आदमी ट्रम्प साहब को गाली दे रहा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, पर्दे के पीछे यही चल रहा है इस समय जी। अमेरिका पे कर्ज भी तो बहुत ज्यादा हो गया है। क्या इस थ्योरी से बरई साहब आप मुतमईन है? देखिए, मैं उर्दू के कुछ ऐसे भारी भरकम वर्ड बोल देता हूं, उसमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं पत्रकारिता हिंदी में ही करूंगा। जी बरई साहब। देखो, मैं ये बताऊं, हाँ। ट्रम्प साहब काफी प्रॉमिस करते हैं, उनको बोलने के थोड़ा कंट्रोल नहीं है, वो तो बात अलग है, सब लोग जानते हैं कि नहीं, उनका लेकिन कंट्रोल वॉर वाला नहीं है, प्रॉमिस तो लेकिन था सर कि वॉर रुकवा देंगे, रूस यूक्रेन वॉर रुकवाएंगे और बाकी कोई जंग लड़ेंगे नहीं। उन्होंने तो काफी प्रॉमिस दिए थे। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो बिजनेसमैन है, लेकिन जब बिजनेसमैन थे भी तो उनके बाप और दादा की जमीन से वो पैसादार हो गए, अपने मेहनत से नहीं हुए हैं। लेकिन वो तो ठीक बात है। मैं ये बताऊं इमरान साहब को, यहूदी लोग वहां 4000 साल से हैं। वो उसमें इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। जब ऑटोमान एम्पायर ने ऑक्यूपाई किया था, तब अरब लोग सऊदी अरेबिया और इजिप्ट से ये टेरिटरी में आए गए। इतिहास में कभी भी कोई देश पैलेस्टाइन जैसा नहीं था। जब ऑटोमान एम्पायर हार गया पहले वर्ल्ड वॉर में, तब ये सारा एरिया ब्रिटेन को दे दी गया कि भाई आप उसके प्रोटेक्टर हो। तब ब्रिटेन ने बोला कि हम उसको यहूदियों को देंगे और अरबों को देंगे, तो उसका बंटवारा किया, और बंटवारा में जो जगह इजराइल है उसको दी गई और दूसरी जगह जॉर्डन को दी गई। कभी पैलेस्टाइन जैसा देश तो था ही नहीं, लेकिन जॉर्डन ने इन लोगों को स्वीकार नहीं किया। इमरान साहब भूल जाते हैं 1970 में जॉर्डन में 10,000 पैलेस्टीनियन को गोली से मार दिया गया था, क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहते थे। वहां भी राजा का राज है, किंग हुसैन का। तो अब ये लड़ाई ये है, इजराइल ये बोलता है कि जो वेस्ट बैंक है वो हमारा है, वो हमारा जुड़िया और समारिया। हम लोग बोलते हैं गुड समैरिटन। गुड समैरिटन शब्द कहाँ से आया? वो समारिया जो इजराइल बोलता है हमारा प्रदेश है, ऑफ कोर्स वो लोग बोलते हैं कि हमारा प्रदेश है। तो ये लड़ाई तो 4000 साल पुरानी है, और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सब देश अरब लोगों का है। तो आप ऐसे भी बोले कि भारत में भी मुगलों का राज हुआ था, तो भी सारा देश मुसलमानों का है, ऐसा नहीं है। जो लोग वहां थे 4000 साल से, उनको भी रहना चाहिए। आप देखो, दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री है, तो एक कंट्री, एक देश यहूदियों के लिए होगा तो आपको क्यों दर्द होता है? दूसरे लोग जो दूसरे किस्म के हैं, यहूदी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, उनको भी ये दुनिया में रहने का अधिकार है। लेकिन बरई आप साहब, ऐसा नहीं बोल सकते। बरई साहब, हमला तो इजराइल ने किया, ईरान ने तो हमला किया नहीं इजराइल पे। अरे ईरान तो हमला इजराइल पर 30 साल से होकर रहा है। ये हुथी अच्छा, है, हाँ। ये हमास है, वो हजबुल्ला है। ईरान ने खुद हमला नहीं किया, लेकिन ईरान से अब ईरान क्यों हस्तक्षेप करना है कि लेबनान में ये चना होना चाहिए? क्योंकि वो तो ईरान के एजेंट है सब। ठीक है, जल्दी उसको से पिटाई हो खोकर रही साहब है। का एक जवाब छोटा सा चाहूंगा जल्दी से। जी बहुत छोटा सा मेरा आदरणीय भरई साहब से कहना है कि अगर ईरान जो है वो इजराइल के लिए खतरे वाला मामला है, तो इजराइल अभी लड़ाई में क्यों नहीं है? क्यों अमेरिका को अकेला छोड़कर वो दूसरे क्षेत्र की तरफ जा चुका है? अगर आपको लगता है कि ईरान आपका बड़ा दुश्मन है और हमें इनसे लड़ना है, तो टिल डेथ, अपनी आखिरी सांस तक लड़े वो इजराइल। लेकिन इजराइल ने डाइवर्ट क्यों किया अपने आप को? जरा ये समझा दीजिए मुझे प्लीज। जी बरई साहब। मैं समझाऊंगा। इजराइल और ईरान 1979 तक पक्के दोस्त थे। जो ईरान में जो इरिगेशन स्कीम और काफी है, वो इजराइल की है। ये आयतोला ने किया ना। इजराइल को दो ही प्रॉब्लम था ईरान के साथ। एक तो न्यूक्लियर पावर, क्योंकि ईरान हमेशा बोल रहा था, आयतोला और सब IRGC वाले, इजराइल इज वन बॉम्ब कंट्री। जैसे उसके पास न्यूक्लियर वेपन आएगा तो इजराइल पर डालेगा पहले। दूसरा, ईरान इजराइल के साथ युद्ध कर रहा है, हमास, हजबुल्ला, हुथी से। तो इजराइल उसका बराबर जवाब दे रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को उसको बराबर मौका दे दिया, और इजराइल ने हमास को तो खत्म कर दिया है। हमास एग्री भी हो गया है कि वो बंद कर देगा, निशस्त्र हो जाएगा।
हिजबुल्लाह काफी खत्म हो चुका है। उसको जो सपोर्ट ईरान से मिलता था सीरिया के वाला, अब सीरिया में भी रेजिम चेंज हो गया है। जो शिया था अलावाइट असाद हो गया, उसके बदले आ गया अल शरा जो सुनी है। सर लेकिन उसने बोला है कि अब जब हाँ, हिजबुल्लाह regime change खत्म हो हो गया। गया है, हमास खत्म हो गया है, ईरान हार गया है, तो होर्मुज तो खुल ही जाना चाहिए था ना अभी तक। तो ना होर्मुज खुल रहा है, ना जहाज आ जा रहे हैं, ना अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटा रहा है, और तो और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को दोबारा तैनात करने की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मामला, और बहुत कंफ्यूजन भरा इस वक्त सिचुएशन है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, अमेरिका का मूव क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।